we are going to study about the different methods for the gene transfer in the host. तो अभी तक हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर के अंदर देखा था क्लोनिंग वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी हमने, जैसे कि उसमें होता है ORI साइट होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी क्लोनिंग वेक्टर की, या जिसको कहते हैं कि नॉर्मली प्लाज्मिड जो अपन यूज़ करते हैं, PBr322 की कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर जब आपका RDNA तैयार है उसके बाद आप उसको किस तरह से होस्ट में ट्रांसफ़र करोगे। तो होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर कुछ हम मेथड्स की बात करेंगे। तो इसलिए आज का अपना हेडिंग है जीन ट्रांसफ़र इन द होस्ट। तो RDNA बन जाने के बाद उसको हम होस्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो मेथड की बात करेंगे। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स। कैसे? जैसे मान लो आपके पास कोई जीन है या आपके पास इस प्लाज्मिड में RDNA है, तो आप क्या करोगे, मतलब जो भी आपका डिजायर्ड जीन है पहले आपने क्या किया, प्लाज्मिड में इंसर्ट किया और फिर प्लाज्मिड को होस्ट में ट्रांसफ़र किया, न कि इसको आपने डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया। तो इसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जबकि डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, वेक्टरलेस है, जिसमें बीच का जैसे यहाँ पर ये वेक्टर दिया था वैसा कोई वेक्टर यूज़ नहीं करोगे। तो आपका जो भी जीन है उसको डायरेक्टली अगर आप होस्ट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, या जिसको कहते हैं वेक्टरलेस मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम जिसके अंदर वेक्टर यूज़ करते हैं, तो हम पढ़ेंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मेथड है, उसके बाद प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। तो इसके अंदर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर, जिसमें होता है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो ये 3 मेथड हम उसके अंदर भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं। देखो अभी तक हमने प्लाज्मिड बनाया था, प्लाज्मिड के अंदर RDNA को इंसर्ट कर दिया था। पिछली क्लास में मैंने जो बताया था वो थोड़ा सा आगे का भी था, जिसमें हमने देखा था कि 2 प्लेट टेक्निक, 1 प्लेट टेक्निक। तो उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, होस्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। होस्ट में जो आपने RDNA बना दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA या हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA, तो उसको होस्ट में कैसे गया वो, उसी को अपन कहते हैं आज जीन ट्रांसफ़र मेथड। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर बात करें तो जो RDNA बना है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो क्या किया जाता है, होस्ट को यहाँ पर कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। होस्ट मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट मतलब उसको उसके अंदर ऐसा चेंजेस किया जाए जिसके कारण उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, वो RDNA को टेकअप करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर यही डायग्राम, ये एक बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है, बाहर का एनवलप यहाँ पे दिखाएगा सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। जब इसमें हमें RDNA को इंसर्ट करना है, तो जब हम इसके साथ RDNA को रखते हैं तो इसमें यहाँ पर कुछ केमिकल ऐड किया जाता है, या जिसको कहते हैं ज़रूरत पड़ती है हमें डाईवेलेंट कैटायन, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैल्शियम +2। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कैल्शियम +2 के साथ में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कैल्शियम +2 क्या करेगा, इस होस्ट को इस RDNA के साथ में जोड़ने के लिए हेल्प करेगा। दूसरी बात कि RDNA जो होता है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक है, इट इज़ नॉट हाइड्रोफोबिक। तो उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो कैल्शियम +2 है, इन दोनों के बीच में एफिनिटी को बढ़ाएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ाएगा। और यहाँ पर हमें कुछ और ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है, जिससे कि अपना जो होस्ट है, होस्ट कौन है, अपना बैक्टीरिया, होस्ट को हम बनाने कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि इट ऐसा बनाना कि वो RDNA को इजीली एक्सेप्ट कर जाए, जबकि उसके पास सेल वॉल है, और सेल वॉल को हमें ऐसा चेंज लाना है कि जिससे कि जो प्लाज्मिड है वो उसमें चला जाए। यहाँ पर एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का नाम आपको याद रखना है, हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो पूरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कैल्शियम +2 ऐड किया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब को हम सबसे पहले आइस मीडियम में रखते हैं, जिसके अंदर ये एक बीकर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या भरा हुआ आइस, यानी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। उसके बाद सडनली इसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं हम,
एक दूसरे बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ है और जिसका टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। तो एक अचानक से 0 डिग्री पे है और उसको हमने 42 पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? शॉक, हीट शॉक हुआ। तो इसको कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट कहा जाता है। हीट शॉक ट्रीटमेंट में हमने उसको ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी टेस्ट ट्यूब को फिर अगले बीकर में रखते हैं या उसमें ही वापस रखो जिसमें कि आइस भरा हुआ है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको वापस पे से ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, आइस में रखा, आइस के बाद 42 पे रखा, 42 के बाद वापस आइस में रखा। तो इसमें क्या हुआ? हीट शॉक ट्रीटमेंट हुआ। हीट शॉक ट्रीटमेंट के कारण क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ती है और परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण कैल्शियम +2 डाइवैलेंट कैटायन के कारण अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अट्रैक्शन बढ़ता है या अफिनिटी बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो इस प्लाज्मिड की एंट्री को अलाउ कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये प्लाज्मिड देखो यहाँ पर बाहर दिखाया मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो RDNA है उसको वो आ चुका है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस तरह से हीट शॉक ट्रीटमेंट में उसको ऐसे झटका दिया, हीट शॉक दिया है, जिसके कारण होस्ट था वो कॉम्पिटेंट बन गया। कॉम्पिटेंट बनने के बाद इजीली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया अपना जीन ट्रांसफ़र, या जिसको अपन कहते हैं RDNA। तो पहला मेथड दे रखा है ये बैक्टीरिया के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि पहले क्या था, उसमें क्या ऐड किया और किस तरह से हमने उसका ट्रीटमेंट किया। तो उसके बाद अब हम दूसरा मेथड जो है हमारा, उसकी हम बात करेंगे, वो है प्लांट के अंदर किस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लांट के अंदर अगर बात करें तो प्लांट के अंदर यहाँ पर आपको एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। तो ये बैक्टीरिया जो है प्लांट के अंदर एक डिजीज़ करता है जिसका नाम आपको याद रखना है क्राउन गोल डिजीज़। तो अब हम बात करेंगे जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, यानी पहले हमें वेक्टर में इंसर्ट करना है और वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद हम इंसर्ट करेंगे अपने होस्ट में, मतलब बीच का एक इंटरमीडिएट आ गया, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं वेक्टरलेस मेथड। तो प्लांट के अंदर अभी कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है और प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, और रूट को इन्फेक्ट करने के बाद उनके अंदर एक डिजीज़ करता है जिसको हम कहते हैं क्राउन गोल डिजीज़। उस डिजीज़ को कहते हैं क्राउन गोल डिजीज़, यानी एक तरह की ट्यूमर है ट्यूमीफेसियन, यानी ये क्या करता है, एक तरह की ट्यूमर करता है जिसको क्राउन गोल डिजीज़ भी कहते हैं, ट्यूमर प्रोड्यूस करता है। दूसरा एक और बैक्टीरिया है, ये ट्यूमीफेसियंस है, एक और है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस है, ये भी रूट्स को इन्फेक्ट करता है और ये एक डिजीज़ करता है जिसको कहते हैं हैरी रूट डिजीज़। तो ये दोनों ही डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, डाइकोट प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें कुछ डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्यूमर प्रोड्यूस करना। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्यूमर प्रोड्यूस करने वाली जो जीन है हम उसको साइलेंट करेंगे या उसको हटा देंगे, और बाकी का जो एरिया है प्लाज्मिड का उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो डिजायर्ड DNA है उसको इंसर्ट करके उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट सेल के अंदर। यानी जो चीज़ें इन्फेक्शन कर रही हैं उनको भी रहने देना है, लेकिन इन्फेक्शन के बाद जो ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है TI जीन, उस पर्टिकुलर TI जीन को हमें हटाना है और उसकी जगह पे हमें बिठाना है डिजायर्ड DNA को, और फिर हमें इंसर्ट करवाना है होस्ट के अंदर। तो इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर क्राउन गोल की बात होती है, और दूसरा जो है राइजोजिनस में हैरी रूट डिजीज़। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक तो अपना उसका मेन जो DNA है, और मेन DNA के अलावा उसका प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में
एक तो हो गया उसका मेन डीएनए और दूसरा है उसका प्लाज्मिड। यहाँ पे मैं प्लाज्मिड बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा। तो मेन क्रोमोसोम या डीएनए, ये है पूरा एग्रोबैक्टीरियम की सेल बनाई मैंने। यहाँ पर इसके पास एक एरिया होता है उस प्लाज्मिड का जिसको अपन कहते हैं टी डीएनए। क्या कहते हैं? टी डीएनए। और इसी प्लाज्मिड में एक एरिया होता है वीर रीजन, VIR, विरुलेंट रीजन। और इस पूरे प्लाज्मिड को अपन कहते हैं TI प्लाज्मिड। इसको ध्यान से समझना, एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है वो TI प्लाज्मिड है। TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो ट्यूमर बनाती है। इसके ऊपर ट्यूमर बनाने के लिए क्या होता है, टी डीएनए के ऊपर यहाँ पर एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं TI जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। उस पर्टिकुलर जीन के कारण देखो, विरुलेंट रीजन इज यूजफुल फॉर द इन्फेक्शन इन द प्लांट। इन्फेक्शन करना ठीक है, कर लिया, लेकिन इन्फेक्शन के बाद जो ट्यूमर बनती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? TI जीन। TI जीन अगर हम हटा दें और उसकी जगह पे अगर अपना फॉरेन डीएनए बिठा दे, मान लो अपना यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए का एक पार्ट है जिसको मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी, अगर इसको हटा दे यहाँ से और उसकी जगह पर फॉरेन डीएनए को बिठा दे टी डीएनए के ऊपर, तो क्या होगा? इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन ट्यूमर नहीं बनेगी। TI जीन जो ट्यूमर बना रही थी वो ट्यूमर नहीं बनेगी और अपना काम भी हो जाएगा। कैसे? इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो टी डीएनए है, ये टी डीएनए प्लांट सेल के अंदर जाएगा और उसके जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाएगा और अपना प्रोडक्शन भी प्रोडक्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट टारगेट है वो भी हमें मिल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, टी डीएनए के ऊपर TI जीन को हटा के किसको बिठाना है? डिजायर्ड डीएनए। तो TI जीन क्या करती है? इसका फंक्शन है ट्यूमर प्रोड्यूस करना। TI जीन जो है वो ट्यूमर प्रोड्यूस करना। तो TI जीन को हटाना, इसके लिए एक वर्ड दे रखा आपको, वो याद रखना है, डिसआर्म करना, हथियार को छीन लेना। आर्म, डिसआर्म्ड कर देना, मतलब उसको बिल्कुल ही वो जो उसका जो प्रॉपर्टी उसको ख़त्म कर देना, जो ट्यूमर बनाने की प्रॉपर्टी उसको ख़त्म कर देना, डिसआर्म कर देना। और बाकी जो खराब प्रॉपर्टी थी, जो नहीं काम की थी, हमने उसको अच्छी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ उसकी जो खराब आदत थी, जो खराब चीज़ थी, उसको हटाया और उसकी जगह पे हमने काम की जो चीज़ थी उसको बिठा के, और जब यही प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगी, जब यही एग्रोबैक्टीरियम सेल, तो उसमें क्या होगा कि जब उसका जो जीनोम है प्लांट सेल का और उसके साथ में जुड़ जाएगा टी डीएनए के साथ में फॉरेन जीन, तो ये इसके साथ में इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और उससे फिर कुल मिला के अपना काम हो गया, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र भी हो गया और ट्यूमर भी नहीं बनी। तो इसको कहते हैं प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफ़र करने का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर कुछ और मेथड वो अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी यूज़ किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके पास होता है टी डीएनए के ये जो पूरा प्लाज्मिड है उसको कहते हैं TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI जीन इसके ऊपर होती है टी डीएनए के कारण, जिसको कहते हैं ट्यूमर बनाने वाली जीन। TI जीन को हटाया और उसकी जगह हमने बिठाया डिजायर्ड अपना डीएनए को, और उस तरह से फिर ये है जो बनाया, ये है प्लांट सेल। तो जब इसने प्लांट सेल को इन्फेक्ट किया तो उसके अंदर उसने टी डीएनए को इंसर्ट किया अलॉन्ग विद द डिजायर्ड डीएनए, और इस तरह से अपना बन जाएगा न्यू डीएनए या ट्रांसफ़र ऑफ जीन इन द होस्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा, दूसरा मेथड प्लांट के अंदर। तीसरा मेथड हमने पढ़ना है वो है एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है अलग से, क्योंकि चीज़ें वही है सारी। तो एनिमल के अंदर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं एक वायरस जिसका नाम है रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस जो है वो ऑन्कोजेनिक है। ऑन्कोजेनिक का मतलब है कैंसरस, ये कैंसर कॉज करता है, तो ये भी ख़राब प्रॉपर्टी है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें जो कैंसर कॉजिंग जो जीन है उसको हम क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, डिसआर्म करेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, डिसआर्म्ड करना है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। और डिसआर्म करने के बाद हमें रिट्रोवायरस का इन्फेक्शन करवाना एनिमल सेल के साथ में। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये एनिमल सेल्स हैं और यह है अपना रिट्रोवायरस। तो जो डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस है उसी को हम एनिमल सेल के साथ इन्फेक्ट करवाएंगे, और इन्फेक्शन के बाद ये जो है अपना जो
डिजायर्ड डीएनए वो पहले अपन रेट्रोवायरस में इंसर्ट कर दें और रेट्रोवायरस से फिर वो इन्फेक्ट हो जाएगा एनिमल सेल के अंदर। तो ये भी क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि पहले वायरस में गया, वायरस के बाद फिर टारगेट सेल के अंदर गया। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी ये है डिसआर्म करना। डिसआर्म करने का मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कैंसर कर रहा था उसको हमें हटाना है, वो ही कहलाता है उसका डिसआर्म करना। तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस इज यूजफुल फॉर द जीन ट्रांसफर इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल के लिए बता दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बैक्टीरिया के लिए मैंने बता दिया हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो तीनों के लिए हमने पढ़ लिया इनडायरेक्ट मेथड। अब हम पढ़ लेते हैं 3 मेथड हैं, वो है डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला मेथड है इसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन नाम से क्लियर है, इंजेक्शन लेकिन कैसा, माइक्रो, छोटा इंजेक्शन। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड है इट इज़ यूजफुल फॉर द एनिमल सेल। एनिमल सेल के लिए ये मेथड यूजफुल है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इंजेक्शन लगाना है छोटा सा, और वो भी किसका, डीएनए का। तो वो इंजेक्शन लगा के हमने डायरेक्ट सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर लगाना है, क्योंकि एनिमल की सेल होती है वो रिजिड नहीं होती है, उसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, और इसके कारण हम इंजेक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्लांट के अंदर यूज़ करोगे इंजेक्शन तो क्या होगा, इसकी निडल टूट सकती है। इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर ये मेथड यूज़फुल है, प्लांट सेल की सेल वॉल रिजिड होती है, वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो और इसको, इस मेथड को यूज़ करना है इन द जायगोट स्टेज या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। इन द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमें एक इंजेक्शन यूज़ करना है जिसको माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विद द डिजायर्ड डीएनए, इट इज़ इंसर्टेड डायरेक्टली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो बीच में कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं है, वायरस या बैक्टीरिया, डायरेक्टली हमने डीएनए लिया, डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर लिया, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इट इज़ यूजफुल फॉर द एनिमल सेल। दूसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। दूसरा मेथड का नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन जो मेथड है इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट सेल। इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट सेल। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, एक चैम्बर बनाया है जिसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक एक तरह से, और उसके अंदर हमने रखा हुआ है अपनी प्लांट सेल को, और बाहर की तरफ ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है इसमें, और ये है प्लांट सेल, और इसके साथ में हम रखते हैं अपना डिजायर्ड डीएनए। और डिजायर्ड डीएनए रखने के बाद हम इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिससे क्या होता है, सेल जो होती है, सेल के अंदर यहाँ पर कुछ माइन्यूट पोर जनरेट होते हैं, और माइन्यूट पोर जनरेट होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक प्रेजेंस में पोर्स का बनना, माइन्यूट पोर्स, इतने नहीं तो कुछ माइन्यूट पोर्स तैयार किए जाते हैं जिससे कि इसका टेकअप हो जाए और ये चला जाए प्लांट सेल के अंदर। तो ये मेथड यूज़फुल है प्लांट सेल के लिए। और लास्ट तीसरा जो मेथड है वो है जीन गन मेथड, या जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड, तो इसमें क्या है, एक गन है, बम्बारमेंट है, तो बम्बारमेंट किया जाता है, और ये मेथड यूज़फुल है प्लांट सेल के लिए। इट इज़ मेनली यूजफुल फॉर द प्लांट सेल में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये गन है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, गन में पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर गोल्ड, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, ऐसा बम्बारमेंट वाला, गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल है उसके ऊपर अपना जो डीएनए है उसकी कोटिंग की जाती है। गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल पर डीएनए की कोटिंग की जाती है, और फिर बम्बारमेंट उसका शुरू हो जाता है किसके ऊपर, प्लांट सेल के अंदर। तो इस तरह से बम्बारमेंट करके फिर हम क्या करते हैं, अपना डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं सेल के अंदर। तो ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट मेथड हुआ, गन उठाओ, कोटेड डीएनए करो और बम्बारमेंट शुरू कर दो। तो ये इस तरह से हो गया ट्रांसफ़र इन द प्लांट सेल। इट इज़ कॉल्ड जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड।
तो हमने 3 मेथड पढ़े, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए, डायरेक्टली इंजेक्शन लगाना है, इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कुछ माइन्यूट पोर्स क्रिएट करना है जिससे कि सेल वॉल पोरस हो जाए और डीएनए अपटेक हो जाए डायरेक्टली। तीसरा मेथड जीन गन, जिसके अंदर गन यूज़ करना है। जीन गन मतलब गन यानी जिसमें बम्बारमेंट कर सके पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन विच आर कोटेड विद द डीएनए एंड दे आर इंटर्ड इन द सेल, मेनली फॉर द प्लांट सेल। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, जीन ट्रांसफ़र इन द होस्ट, जिसके अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, डायरेक्ट मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गन मेथड। ये सारे मेथड आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।